So we'll go ahead with next question, question number 7. The bob of a simple pendulum executes simple harmonic motion in water with period t. तो वाटर में जब था तब टाइम पीरियड t था, while the period of oscillation of the bob is t0 in air. So the same pendulum when in air has a period of oscillation t0. Neglecting frictional force of water. फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वाटर नेग्लेक्ट करने का मतलब होता है विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करना, क्योंकि जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड के अंदर डालते हो तो उस पर दो फोर्स एक्ट होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है वेट mg, अपवर्ड में होता है अपथ्रस्ट विच इज फोर्स ऑफ बियोंसी, और दूसरा होता है विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स को आप नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर याद होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी नाम का एक इक्वेशन डिराइव किया था। तो सेम आइडिया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन तो टू फोर्सेस आर अपवर्ड, वन इज विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड एंड द अदर वाज अपथ्रस्ट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपथ्रस्ट ही कंसिडर करना है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वाटर एंड गिवन दैट डेंसिटी ऑफ बॉब इज 4/3 into 1000। हमारा काम आसान कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, 4/3 into 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड t0? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो टाइम पीरियड इज 2π√L/g। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g। तो दैट इज, दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर, क्योंकि g चेंज होगा व्हेन यू पुट एनीथिंग इनसाइड लिक्विड, g चेंज होता है। तो जब एयर में था तो उस केस में टाइम पीरियड था t0 प्रोपोर्शनल टू 1/√g, because in air you have this as g, and in water you have time period t which is proportional to 1/√g effective। तो अभी आपका टास्क है जस्ट टू फाइंड आउट g effective, क्योंकि बेसिकली कंपेयर करना है, मतलब तुमको वांट टू कंपेयर, टेक द रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 and 2। तो इफ यू टेक द रेशियो ऑफ 1 and 2, तो 1/2 कर लेता हूँ मैं, या 2/1, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डजंट मैटर रियली। तो t/t0 will be equal to root of g/g effective। तो ultimately your task is to find out what is g/g effective। तो अभी g effective कैसे फाइंड करोगे? तो g effective फाइंड करने के लिए you have to think that in water, of course हम लोग वाटर का केस ही सॉल्व कर रहे हैं। so in water what are the forces acting on the bob? फोर्स ऑफ, नहीं, नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। नेट फोर्स इज वेट ऑफ द बॉब माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज फोर्स ऑफ बियोंसी। नेट फोर्स, नहीं तो सिर्फ अपथ्रस्ट निकालोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स। हाउ डू यू फाइंड आउट अपथ्रस्ट? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। याद है कि आपको, जब एक ऑब्जेक्ट को आप एक लिक्विड में इमर्स करते हो तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है इनसाइड द लिक्विड उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होता है। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट था वो था वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो दैट इज mg माइनस, हाउ डू यू फाइंड आउट दिस? दिस इज मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और डेंसिटी के टर्म में मैं लाता हूँ एक एक करके जी, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसलिए मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो शॉर्टकट में 2 स्टेप में आंसर हो जाता है ये। तो m minus m liquid displaced into g, this m is mass of the bob, this m is mass of liquid displaced। what is mass? volume into density। तो volume into density of bob, ये भूलना नहीं, volume of bob, density of bob minus volume of liquid displaced, density of liquid displaced into g। करेक्ट है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है मास। अब पूरा का पूरा बॉब पानी के अंदर है, इसका मतलब जितना बॉब का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस का भी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जी। मुझे पता है ए वी कॉमन निकालने वाला हूँ, इसलिए मैंने एक ही जगह पे लिखा है। नो, दोनों के साथ आएगा। ये क्यों किया? सिंस यू हैव बॉब का वॉल्यूम एंड लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम इक्वल। गुड, राइट। तो मैं शॉर्टकट, व्हेन आई टेल यू शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कैसा आता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू राइट द नेट फोर्स इज mg, m इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को नेट लिख दो यहाँ पे,
बॉब माइनस लिक्विड डिस्प्लेस, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये स्टेप पे तुम सीधा पहुंच सकते हो इफ यू वांट। ओके, व्हाट इज नेट फोर्स? इट इज m इंटू इफेक्टिव g इक्वल्स टू v कैंसिल होने वाला है तो डोंट वरी। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ बॉब? वाज इट 4/3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर? यस, क्योंकि इंटू 1000 बोला ना मैंने, इसलिए बोला तुम्हारा काम आसान करने के लिए दिया है। 4/3 इंटू 1000 इज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन में ये चीजें भी ध्यान रखना, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो और लिक्विड तो वाटर ही था, तो यहाँ पे जो लिक्विड डिस्प्लेस है वो वाटर है, तो माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। व्हाट इज मास? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। किसका डेंसिटी? इधर ही तो प्रॉब्लम होगा ना, किसका डेंसिटी? किसका डेंसिटी? अरे एम जी इफेक्टिव, किसका डेंसिटी? नहीं, अटक गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, विल कम टू दैट अगेन। v इंटू रो वाटर 4/3 माइनस 1 इंटू जी। तो एम जी इफेक्टिव जरूरत नहीं थी उसकी, सही बात है, बट ठीक है। अब रो वाटर 4/3 माइनस 1 इज 1/3। अब क्या इसके आगे क्या? व्हाट आफ्टर दिस? तो तुम्हारे पास अभी आ गया एम जी इफेक्टिव इक्वल्स टू v, where v is the volume, density of water which is 1000/3 into g। इसके आगे क्या? अरे इसके आगे क्या? g इफेक्टिव बाई g इक्वल्स टू v रो w by 3 और m। What is v? Volume of Bob. What is m? Mass of Bob. What is mass upon volume? Density. So what is volume upon mass? 1 by density। तो डेंसिटी ऑफ बॉब ही हो गया ना ये। अरे रे, डेंसिटी ऑफ बॉब हुआ कि नहीं? 1 अपॉन डेंसिटी हुआ कि नहीं बॉब का? अरे हाँ हुआ। लुक हियर, लुक। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ बॉब? जल्दी बताओ, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ बॉब? चलो रो बोल देते, कितना है? 4/3 रो वाटर। व्हाट विल बी रो वाटर अपॉन रो? 3/4। तो वही तो मैं कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज 3/4। तो जी इफेक्टिव बाय जी 3/4 और 1/3, तो कितना हो गया? 1/4। शॉर्टकट्स है ऑफ कोर्स, लेकिन पूरा बताना पड़ता है मेरे को। ये देखो, ये क्या था? ये व्हाट वाज t by t0? व्हाट वाज t by t0? रूट ऑफ g बाय g इफेक्टिव। तो t by t0 कितना आया? g by g इफेक्टिव कितना है? g by g इफेक्टिव कितना है? अरे g by g इफेक्टिव कितना है? 4 है। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया? 2t0। ऑप्शन नंबर सी। मैंने तुमको सिर्फ सारे स्टेप्स बताए, ये एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं है, इट इज टू सिंपल। चलो मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक बना लेते हैं, बताने से बना लेते हैं। चलो ठीक है, लेट्स मेक ए ट्रिक फॉर दिस। और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसकी ट्रिक बन जाती है। ट्रिक कैसे बनेगी? टाइम पीरियड किसको प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? रूट ऑफ जी। एग्री टू दिस? तो आई विल डायरेक्टली राइट डाउन दिस एज स्टेप नंबर 1। डज दैट वर्क? यस, पक्का? अब ये जो जी है, ये जी, दिस वाज जी इन एयर, दिस इज इन 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 लिक्विड। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, इफ यू नोटिस, मैंने एक फॉर्मूला बनाया था यहाँ पे, दिखा ये? तो अगली बार से तुमको डायरेक्टली याद रहना चाहिए, जी इफेक्टिव बाय जी, मतलब जी बाय जी इफेक्टिव। सीधा याद रख लेना आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या आएगा? क्या आएगा? 3 रो बाय रो लिक्विड। अब ये 3 क्यों आया? 3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वो 4/3 था, इसके लिए आया। क्या था वो? 4/3। किसका डेंसिटी 4/3 था? ध्यान दो, नहीं तो बोल रहा हूँ मैं, ये इतने स्टेप करने जाओगे गए काम से। तुमको जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान दो। यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 स्टेप में हो सकता है, तुम उसके लिए 15-20 स्टेप लगा रहे हो, तो यहाँ ध्यान दो।
कभी भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त, मैं वापस बोल रहा हूँ, जो डेंसिटी ऑफ बॉब है वो तुमको दिया था 4/3 डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि 1000 लिखा था यहाँ पे, लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था ना? पक्का। तो लिक्विड मतलब हमारे पास लिक्विड वाटर है। अब फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं? अगर वो 4/3 है तो यहाँ पे ऊपर 3 आया। कितना आया? 3। एक काम करो, सपोज एग्जाम्पल एग्जाम्पल 5/4 बोला होता तो क्या होता? तो यहाँ पे क्या लिखते? 5/4 -1। व्हाट इज 5/4 -1? 1/4 1/4 1/4। तो यहाँ पे क्या आता? 1/4। तो नीचे क्या आता? 4। नीचे क्या आता? 4। सही है, गुड। अगर 6/5 अगर आता, 6/5, 6/5 -1 इज हाउ मच? 1/5। कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है आपको? 4/3, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का, तो छोटा नंबर लिखो। 5/4 तो 4 लिखो, 6/5 तो 5 लिखो। पक्का? तो डेंसिटी ऑफ बॉब अगर मैं 10/9 बोल देता हूँ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। तो ये जो नंबर है ना, नंबर, ये नंबर, दिस इज द डिनोमिनेटर। तो 4/3 तो डायरेक्ट 3 आ जाता, 5/4 होता तो 4 आ जाता। तो हमारे पास 4/3 था ना, तो क्या आ गया? 3 आ गया, 3। तो अब you have t/t0 equals to under root of g/g effective. What is g/g effective? 3. Correct. Good. Substitute this तो you have from given conditions only. तुमको ये दिया ही है। कितना दिया है? 4/3 है। हो गया। t/t0 equals to root of 4, तो t equals to 2 times of t0। डन, खत्म क्वेश्चन। ट्रिक नहीं समझ में आया तो पूरा सॉल्यूशन तो है ही तुम्हारे पास। डन, दैट्स इट। So we'll go to the next question, question number 8। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। इट विल हेल्प यू टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो ध्यान दो यहाँ पे। An ideal gas enclosed in a vertical cylindrical container supports a freely moving piston of mass m. The piston and the cylinder have equal cross-sectional areas A. When the piston is in equilibrium, important word है, the volume of the gas is V0, मतलब initial volume is V0, and its pressure is P0, initial pressure is P0. The piston is slightly displaced from the equilibrium position, so the piston is now slightly displaced from equilibrium position and released. तुमने उसको slightly displaced कर दिया और छोड़ दिया, right? Assuming the system is completely isolated मतलब हो जाता है adiabatic process. From its surrounding, the piston executes a simple harmonic motion with frequency of. Correct? So that is the question. अब फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करोगे? तो थोड़ा सा पहले मैं क्वेश्चन वापस समझाता हूँ। पहले फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। तो अगर तुमको पहले रीडिंग में क्वेश्चन नहीं समझ में तो और एक बार देख लो। हमारे पास था एक कंटेनर विच इज सिलेंडर, इसमें था एक गैस, राइट? तो an ideal gas enclosed in vertical cylinder supports a freely moving piston। इसमें एक पिस्टन है। freely moving मतलब फ्रिक्शन नहीं है, that's what they are saying, this is a piston, correct? और इस पिस्टन का मास है m। the piston and the cylinder have equal cross section, बराबर है, जितना सिलेंडर का एरिया है उतना ही इसका भी एरिया है। when the piston is in equilibrium, एक काम करते हैं, पिस्टन इन इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो व्हेन यू से फोर्सेस आर बैलेंस्ड, वेरी गुड। सो व्हेन यू से इन इक्विलिब्रियम मतलब यू आर सेइंग दैट द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अब जब आप बोलते हो फोर्सेस आर बैलेंस्ड तो ये समझ में आना चाहिए कि पिस्टन का खुद का मास है तो पिस्टन का वेट है, तो वेट ऑफ पिस्टन शुड बी बैलेंस्ड बाय समथिंग, क्योंकि इक्विलिब्रियम में फोर्स आर बैलेंस्ड। अभी समथिंग क्या? इसके अंदर तो गैस ही है ना, गैस ही है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव हो रहे हैं, वो मूव होंगे तो पिस्टन पे कोलाइड होंगे तो प्रेशर होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर।
तो याद रखना इक्विलिब्रियम में जो डाउनवर्ड वेट है पिस्टन का, डाउनवर्ड वेट, उसको अपवर्ड फोर्स ने बैलेंस किया विच इज ड्यू टू प्रेशर, तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर। तो वेट ऑफ द पिस्टन इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ड्यू टू प्रेशर। व्हाट इज वेट ऑफ पिस्टन? mg। व्हाट इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर? इफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, लेकिन वेट इनिशियल प्रेशर वाज p0। घाई करोगे तो गए, इनिशियल प्रेशर इज p0, इसको भूलना नहीं, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करता हूं, जो इनिशियल पोजीशन था, इक्विलिब्रियम पोजीशन था पिस्टन का, उसको मैं x0 मान लेता हूं, x0, दिस इज x0, ये इनिशियल पोजीशन है। यहां तक क्लियर? अब क्या बोला है इसके आगे? इसके आगे बोला है when the piston is in equilibrium the volume of the gas is v0। तो यहाँ पे प्रेशर p0 था, वॉल्यूम v0 था, तो ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इज v0। the piston is slightly displaced from the equilibrium position and released। the piston is now slightly displaced from its equilibrium position। ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, जो पिस्टन है उसको नीचे लेके आए, यहाँ लेके आए, तो दिस इज अ न्यू पोजीशन। तो कितना हमने डिस्प्लेस किया पिस्टन को? लेट अस से x। तो व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन? x0 माइनस x, और तुमने इसको रिलीज कर दिया, राइट? अब जब तुमने इसको रिलीज किया तो इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोशन। अब यहां से आगे प्रॉब्लम चालू होता है, क्योंकि तुमको इक्विलिब्रियम तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तो जब तुम उसको डिस्प्लेस करोगे, यू शुड रिमेंबर सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेस पोजीशन में पार्टिकल पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होना चाहिए। अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो फिर एसएचएम नहीं है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आया, तो यू हैव टू थिंक। जब तुमने पिस्टन को नीचे लाया, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा। पहले क्या था कि पहले प्रेशर वाज बैलेंसिंग वेट, प्रेशर वाज बैलेंसिंग वेट। अब वैसा नहीं है, अब प्रेशर बढ़ गया, तो अभी इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा नेट फोर्स कितना है फिर, और ये जो नेट फोर्स है यही रिस्टोरिंग फोर्स है। व्हाट विल बी द नेट फोर्स इन दिस केस? व्हाट विल बी द नेट फोर्स इन दिस केस? दो ही फोर्सेस है, एक है प्रेशर का फोर्स, एक है mg। तो नेट फोर्स विल बी mg माइनस द फाइनल प्रेशर इनटू a। अब बोलोगे उल्टा क्यों लिखा? मैंने तो बोला प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, सही बात है। तो प्रेशर इज अपवर्ड, प्रेशर इज अपवर्ड, तो वो ज्यादा होना चाहिए ना। पहले क्या था? पहले प्रेशर कितना था? p0, प्रेशर का फोर्स कितना था? p0 a। उसने वेट को क्या कर दिया? बैलेंस। अब पिस्टन नीचे आया, प्रेशर बढ़ा कि कम हुआ? बताओ। बढ़ा, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ, सही है। तो ज्यादा फोर्स कौन सा है? प्रेशर का। कम कौन सा है? mg। तो उल्टा लिखना चाहिए था, है ना? नहीं लिखा, रिस्टोरिंग फोर्स में माइनस आता है ना, माइनस, रिस्टोरिंग फोर्स में माइनस आना चाहिए, इसलिए उसको उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने अभी तो बोला नेट फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स है। तो तुम pa माइनस mg लिखोगे चलेगा, लेकिन रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड्स, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऊपर आता ही है, तो वो माइनस साइन लगाऊंगा मैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स शुड बी अपोजिटली डायरेक्टेड। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो डोंट वरी, यू राइट डाउन pa माइनस mg, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट इट लाइक दैट ओनली, डन, वर्क्स। बाद में माइनस साइन लगाना पड़ेगा तुमको, चलो बाद में लगा लेंगे, कोई बात नहीं। बट व्हाट इज mg? p0 a। तो व्हाट इज नेट फोर्स हियर? एक बाहर आ गया, p माइनस p0 a, ठीक, करेक्ट। Look at the options. If you look at the option, you understand one thing, that the answer is in terms of p0। इसका मतलब कि मुझे p0 को भी बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि आंसर में p0 दिख रहा है, तो इसको बाहर रख देता हूँ। अगर मैंने p0 कॉमन निकाल लिया तो इधर डिवाइड बाय p0 हो गया, और वहां पे -1 हो गया, लिख सकते हैं ना ऐसा? यस, सिर्फ कुछ नहीं, p0 a कॉमन निकाल लिया, तो p बाय p0 -1। मैं ऐसा क्यों करो? नंबर ऑफ स्टेप्स कम करना है इसके लिए। नाउ यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, ये एडियाबैटिक प्रोसेस था, और एडियाबैटिक प्रोसेस में
यू हैव टू रिमेंबर पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब पी इनिशियल वी इनिशियल रेस टू गामा इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल रेस टू गामा। इनिशियल को तुम 0 0 से डिनोट कर रहे हो, यस और नो? यस। और फाइनल को तुम कुछ नहीं लिख रहे हो, तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। पक्का? अब ये देखो, ये रेशियो लिखने से क्या होता है, काम कम होता है ना, शिफ्ट कर दो। तो व्हाट इज पी बाय पी जीरो, व्हाट इज पी बाय पी जीरो, वी जीरो बाय वी होल रेस टू गामा, करेक्ट? गुड गुड। देन what is v0? It is the initial volume. What is the initial volume? It is initial length into area. What was the initial length of the cylinder? x0. What was initial area? Area तो same ही रहने वाला है, a. So what is this? This is a into x0. What will be the final volume? a into x minus x0, है ना? उल्टा बोला, हाँ बोल रहे हो, x0 minus x, x0 minus x, क्योंकि मैंने अभी तो बताया, तुमने नीचे शिफ्ट किया है तो x0 माइनस x हो गया। तो व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ द सिलेंडर? x0 माइनस x इनटू एरिया, मतलब वॉल्यूम बन गया, रेस टू क्या हो गया? गामा। तो ये हो गया कैंसिल और कैंसिल, तो ये वहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो व्हाट इज नेट फोर्स? व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स सब्स्टिट्यूट करो ना, x0 अपॉन x0 माइनस x रेस टू गामा। ये तुम्हारा p बाय पी जीरो था, माइनस क्या करेंगे? 1 इंटू क्या लिखेंगे? p0 इंटू ए, करेक्ट? गुड। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाउ डू यू सिंप्लीफाई दिस? ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? ये सिंप्लीफाई होगा तो कुछ होगा, तो राइट। हाउ डू यू सिंप्लीफाई दिस? कैसा करेंगे? नो, चलो ठीक है, सोचते हैं। अभी जेई है तो फिर जेडबल के क्वेश्चंस में, और थोड़ा एडवांस लेवल वाला भी क्वेश्चन है, तो जेई के क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना चाहिए। डू यू रिमेंबर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस? यस, याद है, हमने ग्रेविटेशन में भी यूज किया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। वी कैन थिंक ऑफ यूजिंग इट हियर ऑल्सो, वी कैन थिंक ऑफ यूजिंग इट हियर ऑल्सो। तो एक काम करते हैं, ट्राई तो करो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x0 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ, यस नो, यस यस। तो कैन आई राइट डाउन x0 बाय x0 1 माइनस x बाय x0, ठीक है, वेरी गुड, राइट। 1 रेस टू गामा इज 1 और ये रेस टू गामा, ये सिर्फ पहला टर्म लिखा मैंने, -1 और बाहर कौन है? p0 a, बराबर। डू रिमेंबर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में हमने ऐसा बोला था, अगर मेरे पास 1 माइनस बी बाई ए रेस टू एन है, और अगर कंडीशन ये है कि b इज वेरी वेरी लेस देन a, इफ यू रिमेंबर न्यूमरेटर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो क्या लिखते हो? एन बी बाई ए, राइट। तो ये x जो है ये डिस्प्लेसमेंट ही है, और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ही है, मैं नहीं बोल रहा, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है। तो x इज स्मॉलर देन x0, मतलब यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग सकता है, हाँ लग सकता है, तो लग सकता है तो लगा लो। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये इंडेक्स डायरेक्टली सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, 1 माइनस गामा x बाय x0, सही है, गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, वेरी गुड। वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस 1 इंटू -1 इज -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में ये रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा कि नहीं रहेगा? यस। ओके, p0 a, तो ये -1 + 1 हो गया, कैंसिल। देन तो फाइनली है, लंबा क्वेश्चन है, अभी क्या ही कर सकते हैं, है तो है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। हाउ अबाउट दिस? कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई? करेक्ट, गुड। तो बताओ क्या आएगा। मैं आपको एक हिंट और देता हूँ, गलत कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुमको अगर खुद के
स्टेप्स कम करने हैं ना, तो एक काम करना, ये जो तुमने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया ना यहाँ पे, इस टेस्ट पे मत अप्लाई करना। तो क्या करना, एक काम ऐसा करना, ये नीचे था ना गामा, इसको ऊपर ले जाओ, टेक इट अप। ये नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बाई एक्स जीरो रेज टू माइनस गामा -1। पक्का। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करो तो तुम्हारा काम कम हो जाएगा, स्टेप्स विल बी रिड्यूस्ड। तो यू हैव 1 माइनस और माइनस प्लस गामा एक्स अपॉन एक्स जीरो, और ये -1, और ये बाहर है P0A। नाउ व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट्स, 1 और 1 कैंसल, तो यू हैव गामा एक्स P0A अपॉन x0। हो गया स्टेप्स कम, हो गए गुड। और ये नेट फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यू सी दिस इज व्हाट इज नेट फोर्स, गामा एक्स P0A बाई x0। पक्का। कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो समझेगा इसको ऐसा। और मैंने बोला ना, रिस्टोरिंग फोर्स में तुम एक माइनस साइन लगाते हो कि नहीं लगाते हो, यस और नो, राइट। तो ये माइनस लगाओगे ना, क्योंकि नेट फोर्स इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स। या फिर एक काम करना, से मॉड ले लेना, मॉड ले लोगे तो और भी अच्छा काम है, टेक द मॉड, गुड। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर लुकिंग लाइक, गामा आगे P0A बाय x0, राइट। तो व्हाट विल बी ओमेगा, अंडर रूट ऑफ गामा P0A बाय x0। व्हाट इज ओमेगा, 2 pi into frequency, अंडर रूट ऑफ गामा P0A बाय x0। तो व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन 2 pi गामा P0A बाय x0, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी ही है वो, x0 इक्वल्स टू V0 बाय A। x0 देखो ऐसा है ना, व्हाट वाज द इनिशियल वॉल्यूम, इफ यू रिमेंबर इट वाज A इंटू x0। तो व्हाट इज x0, V0 बाय A। सब्स्टिट्यूट, तो यू हैव फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ गामा P0A। आता हूँ, इस पे भी आता हूँ मैं, एंड देन पुट दिस, करेक्ट, राइट। हाँ, मास का देख लेंगे बाद में, इसका तो देख लो, मास बाद में आ जाएगा। V0 बाय A गया ऊपर, A स्क्वायर। अब हमारे ऑप्शन में यहाँ पे मास है, राइट, जो हमने लिखा नहीं तो कहीं ना कहीं छूट गया होगा, कहीं ना कहीं छूट गया होगा ना, छूट गया होगा तो कोई बात नहीं। कहाँ छूटा, फोर्स में, पक्का। फोर्स में छूटा क्या, फोर्स में समवेयर आई मस्ट हैव मिस्ड इट, तो ढूंढना पड़ेगा वो। P0 प्रेशर इनटू एरिया, यस, mg। तो फिर बाय द वे यू कैन आल्सो राइट फ्रॉम हियर, ये यहाँ से भी आ सकता है ना, A स्क्वायर गामा P0, A स्क्वायर गामा P0 अपॉन m नॉट, m v नॉट, m नेट फोर्स इज मास इनटू समथिंग। तो वो मास अभी कर लेना उतना एडजस्ट, यू कैन जस्ट फाइंड आउट वेयर वी हैव फॉरगॉटन टू राइट m, लेकिन m आना चाहिए। तो ऐसा आता है आपका ये आंसर। आई वॉन्टेड टू गिव यू फुल फ्लेज सोल्यूशन, तो फुल फ्लेज तो आ गया, सिर्फ मास यू कैन एडजस्ट समवेयर, देख लेना कहाँ छूट गया, कहीं तो भूल गया मैं लिखना, वो ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ रिस्टोरिंग फोर्स में आना चाहिए था, करेक्ट, गुड। ये एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन, ओमेगा स्क्वायर एक्सिस एक्सेलरेशन। फोर्स के लिए क्या चाहिए तुमको, मास, गुड, थैंक यू। थैंक्स फॉर फाइंडिंग आउट वेयर आई फॉरगॉट मास टू राइट, मिल गया, करेक्ट, आ गया आंसर, आंसर आ गया। तो अब ये है, इतना बड़ा सॉल्यूशन तुमको करना है, ठीक है, नहीं करना है, या फिर कभी कभी होता है कि नहीं, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, तो कम से कम इतना कर सकते थे कि मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मेरे पास टाइम ही नहीं है,
तो लास्ट ऑप्शन होता है डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आप चेक करोगे, ऑप्शंस देखोगे अच्छे से, तो सी ऑप्शन, इफ यू सी, कोई भी ऑप्शन ले लो, जरूरी नहीं है कि सी ही लेना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। इनफैक्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम, लेट अस से, फर्स्ट ऑप्शन। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता, 2 पाई तो इररिलेवेंट है, 2 पाई नंबर है, नंबर, उसके डायमेंशन नहीं होते, गामा के भी डायमेंशन नहीं होते, रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी। डायमेंशंस कहाँ से आएंगे? ए पी जीरो और वी जीरो एम से। तो मैं अगर चेक करता, यहीं पे चेक कर लेता हूं मैं, लुक, पहला जो ऑप्शन था उसमें क्या था? ए पी जीरो अपॉन वी जीरो एम। ए मतलब एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर, पी जीरो मतलब प्रेशर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, वी जीरो मतलब वॉल्यूम, मतलब मीटर क्यूब, एम मतलब मास, मतलब कौन? किलोग्राम। और फोर्स खुद क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब कौन? किलोग्राम। एक्सेलरेशन मतलब कौन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारे के सारे मैंने लिख दिए इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन लिखने से क्या हो गया? कैंसल और कैंसल और कैंसल, और ये 3 की जगह पे क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। केजी और केजी हो गया कैंसल। क्या आया? 1 अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, हाउ टू गेट टू द आंसर इज वेरी सिंपल। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन सेकेंड। यस, नो, यस, यस, 1 अपॉन सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड। इधर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब मुझे इसका रूट लगने वाला है, ये जो भी मैंने लिखा है इसका रूट लगने वाला है, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड कैसे बनाऊंगा मैं? रूट लेके, तो रूट ले लिया। नीचे कौन था? मीटर स्क्वायर, मतलब मुझे मीटर स्क्वायर नहीं लगने वाला है, मीटर स्क्वायर नहीं लगने वाला है। तो मीटर स्क्वायर नहीं लगना मतलब ऊपर क्या एडजस्ट करना? मीटर स्क्वायर। एरिया ऑलरेडी था ना, एरिया, एरिया का स्क्वायर कर दिया, हो गया। तो देखो अभी, अब पूरा पिक्चर देखोगे ना, तो गामा भी साथ में था और 2 पाई भी था, यही तो था, यही तो देखा, रूट ऑफ ए स्क्वायर गामा पी जीरो एम वी जीरो और साथ में 2 पाई। तो तुम ऑप्शन ए से स्टार्ट करके भी तुम आंसर तक पहुंच सकते थे, क्योंकि ऑप्शन ए के जो यूनिट्स दिखे वो 1 अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थे, राइट। मुझे वहां पे सेकेंड स्क्वायर नहीं, सेकेंड चाहिए, तो मैं पहले रूट लूंगा, तो सेकेंड स्क्वायर सेकेंड बन गया। अब मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर ही रखो, मीटर स्क्वायर को मीटर मत कर दो, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर रखो, पर मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर में क्या लाना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर में एरिया आना चाहिए। एक एरिया तो पहले से था, तो और एक बार एरिया चाहिए, तो एरिया का स्क्वायर चाहिए। हो गया एडजस्टमेंट। तो ये भी ट्रिक है, दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो सॉल्व। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल कंपैरेटिवली द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्ड ऑसिलेटर बिकम्स हाफ इन 1 मिनट। और अगर आपको याद होगा तो हमने डैम्ड ऑसिलेशन सीखा था, जिसमें इफ यू रिमेंबर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम, मतलब एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन में आगे पढ़ूं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू ए जीरो, वेयर ए जीरो इज इनिशियल एम्पलीट्यूड, ई रेज टू माइनस, अगर याद होगा तो, बी टी बाई 2m। इफ यू रिमेंबर, डैम्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि विद टाइम एम्पलीट्यूड कम होता है, इसलिए माइनस साइन आया। और ए जीरो होता है इनिशियल एम्पलीट्यूड, टी इक्वल टू जीरो पे ए जीरो, तो ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m। अब इन्होंने ऐसा बोला है कि 1 मिनट में एम्पलीट्यूड आधा हो गया, तो इन टी इक्वल्स टू 1 ए बिकम्स हाफ ऑफ ए जीरो, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। दिस इज व्हाट इज आस्किंग इन क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड, टेलिंग इन क्वेश्चन द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्ड ऑसिलेटर बिकम्स हाफ इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में आधा हो गया। मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूँ, पहले इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। तो ए की जगह पे क्या लिखोगे? ए जीरो बाई 2, और टाइम की जगह पे क्या लिखोगे? 1, तो माइनस ई रेज टू माइनस बी बाई 2m। टी की वैल्यू 1 हो गई है, 1 1, ए जीरो हो गया, कैंसल आउट। तो यू हैव बेसिकली 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू बी बाई 2m। तो तुमको ई रेज टू बी बाई 2m की वैल्यू मिल गई, ई रेज टू बी बाई 2m की वैल्यू आ गई 2। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोला है। द एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट्स विल बी 1 बाई x टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब in 3 minutes of time the amplitude will be 1 by x of initial value, मतलब a will be a0 by x।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3 मिनट के बाद बोला है हाँ? तो 3 मिनट के बाद बोला है। अब बताओ 3 मिनट के बाद ए क्या था, ए व्हाट वाज ए, व्हाट वाज ए जीरो ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m, और टाइम कितना है 3 मिनट्स है, 3 मिनट्स, वेरी गुड। और व्हाट इज द वैल्यू ए जीरो बाई एक्स, तो ए जीरो क्या हो गया, कैंसल हो गया, वेरी गुड वेरी गुड गुड। तो एक काम करो, इसको नीचे लेके आ जाओ, हाँ, और 3 को मैं जानबूझ के बाहर रख रहा हूँ, इंटेंशनली बाहर ही रख रहा हूँ मैं, 1/x, व्हाट वाज e बाई 2m, e रेज टू b बाई 2m 2, तो 2 रेज टू 3, ये 2 बन गया ना, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2 क्यूब, 2 क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। So we'll jump to question number 16 now. बाकी जितने क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ दो असाइनमेंट, और इसलिए क्योंकि उस टाइप का एक एक क्वेश्चन हमने किया ही है। तो इफ यू गो थ्रू क्वेश्चंस, ए सिलेंड्रिकल प्लास्टिक बॉटल ऑफ मास is filled with 310 ml of water and left floating in a pond with still water. If pressed downwards, आज तो किया, पिस्टन को नीचे प्रेस किया, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। तो तुमने जब बॉटल को नीचे प्रेस किया तो उस पर बियॉन्सी फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, तो दैट यू कैन डू, you should do now. 16 number question, a body of mass 1 kilogram falls freely, ये important है, object falling freely मतलब from rest fall हो रहा है 1 kg from a height of 100 meter on a platform of mass 3 kilogram which is mounted on a spring having spring constant k 1.25 into 10 raised to 6 Newton per meter. The body sticks to the platform and the spring's maximum compression is found to be x. Very good. Given that g is 10 meter per second square, the value of x will be close to. क्वेश्चन नहीं समझा तो और एक बार समझ लो. A body of mass 1 kg falls freely from a height of 100 meter on a platform of mass 3 kg which is mounted on a spring having spring constant k 1.25 into 10 raised to 6 Newton per meter. ऐसा है, हमारे पास है एक प्लेटफॉर्म जिसका खुद का मास है 3 किलोग्राम 3 kg. It is mounted on a spring. It is mounted on a spring. So you have a spring here. You have a spring here. It is mounted on a spring. और let us say ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो ऐसा है. अब पहले तो देख लो कि ये रेस्ट पोजीशन है. दिस इज इक्विलिब्रियम. करेक्ट, गुड. देखेंगे बाद में, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे तब देखेंगे. तो इसको फिलहाल टेम्पररी मैं इक्विलिब्रियम मान लेता हूँ, टेम्पररी. गुड. अब बोला है कि इसके ऊपर एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 100 मीटर हाइट से गिरते गिरते आया, और जब वो आया तो वो यहीं पे स्टिक हो गया, ऐसा बोला है. द बॉडी स्टिक्स टू द प्लेटफॉर्म एंड द स्प्रिंग्स मैक्सिमम कंप्रेशन इज फाउंड टू बी एक्स. तो ये जो यहाँ पे आया, इसने जो इम्पैक्ट किया, उस इम्पैक्ट की वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड. कितने से कंप्रेस हुआ, x डिस्टेंस से, x से, सही है, x. गिवन दैट g वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ x विल बी क्लोज टू. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? बताओ, व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? आई जस्ट वांट टू सी इफ यू कैन थिंक, एटलीस्ट अप्रोच. आंसर आना नहीं आना डज नॉट मैटर रियली. चलो ठीक है. सबसे पहले ये x ही a है, एम्पलीट्यूड है, क्योंकि जब तुम एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से कनेक्ट करते हो, उसको तुम खींचते हो, जहां तक खींच के लेके जाते हो वो एम्पलीट्यूड बन जाता है. तो यहाँ पे भी ये जो बॉडी आके स्टिक हुआ, उसकी वजह से जो ये पिस्टन नीचे गया, प्लेटफॉर्म नीचे गया, तो जहां तक वो गया वही उसका एम्पलीट्यूड है. तो x इक्वल्स टू a है, तो तुमको a फाइंड करना है. ठीक. अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, यू नो, जब ये बॉडी यहाँ पे आएगा, ये नीचे जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ऑसिलेशन, और ये उसका क्या बन गया, मीन पोजीशन. तो पता होना चाहिए मीन पोजीशन पे क्या होता है, a ओमेगा होता है.
अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये v की वैल्यू कहाँ से आई। ये v की वैल्यू वही होगी जो ये मास लेके आएगा। और वो कैसे फाइंड करोगे? कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन है, कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कांस्टेंट लगता है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम नहीं भी करोगे तो ठीक, बट यू शुड डू इट। तो हाउ टू फाइंड आउट इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम सिर्फ बॉडी के पास है क्योंकि प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है। प्लेटफॉर्म रेस्ट पे था कि नहीं? तो इनिशियल मोमेंटम किसके पास था? वो बॉडी के पास। और फाइनल मोमेंटम दोनों का मिलके है, क्योंकि जब वो बॉडी गिरेगा उसके ऊपर वो स्टिक हो जाएगा और प्लेटफॉर्म नीचे जाएगा, तो दोनों साथ में नीचे जा रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, दिस इज मास ऑफ बॉडी प्लस मास ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू फाइनल वेलोसिटी। दैट इज हाउ यू सॉल्व। पक्का? श्योर सर? हाँ ना? यस, गुड। तो बताओ अभी क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? What is mass of body? 1. How much is the velocity of body when it hits the platform? Under root of 2gh. Who says, if you remember equations of kinematics, हाँ अगर याद होगा, u0 तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो u0 है और a की जगह पे g है और s की जगह पे h है। h इज 100 मीटर, तो v इक्वल टू 2 gh का रूट। What is mass of body? 1. What is mass of platform? 3 into v. बराबर। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इज 10 और इंटू h इज 100 और ये 4 इधर आ गया तो v हो गया। दिस इज हाउ यू गेट। क्या आएगा ये? अरे क्या आएगा ये? 100 का रूट 10, 10 10 बाहर रख दो, 10 बाहर रख दो। 10 इंटू 2 इज 20, 20 इज 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 का रूट 2 रूट 5 कितना? 2 रूट 5, 2 रूट 5 और साथ में ये 10, तो 20 रूट 5 अपॉन 4। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रूट 5। तो v मिल गया 5 रूट 5, v इक्वल्स टू 5 रूट 5। लेकिन v खुद ही a ओमेगा था कि नहीं? यस, हाँ कि ना? हाँ। तो दोनों से क्या मिल गया? 5 रूट 5 इक्वल्स टू a ओमेगा। लेकिन ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ k बाई m। वेरी गुड। 5 रूट 5 इक्वल्स टू a, k की वैल्यू कितनी दी है? आई थिंक 1.25 इंटू 10⁶, ऐसा कुछ तो था। हाउ अबाउट मास? 4 के 3, सिर्फ प्लेटफॉर्म का कि प्लेटफॉर्म प्लस बॉडी का? प्लस बॉडी, क्योंकि दोनों मिलके ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके, एक्सेलेंट। और हमारा काम इससे कम भी होने वाला है वैसे, कैलकुलेशंस। तो यू सी हाउ टू कैलकुलेट दिस नाउ। या तो तुम 1.25 को 2.5/2 लिख लो, या फिर तुम ये 10⁶ है ना, इसको 10⁴ इंटू 100 लिख लो। अगर वैसा करोगे, दिस 4 इज डाउन ना, 1.25 इंटू 100 इंटू 10⁴, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 1s और 25। राइट? अब कर लो रूट्स, कर लो। अब एक काम करना, इसको दे देना, 1.25 को 10⁻² ट्रांसफर कर दो, कितना हो गया? 125 इंटू 25 इंटू 10⁻²। कैलकुलेशन हर कोई अपने तरीके से करता है, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा। आई वॉन्ट टू डू इट दिस वे, मुझसे ऐसा ही होगा, तो आई विल डू दिस वे। ओके, 125 25 इंटू 5 कितना? 25 इंटू 5, 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर, रूट के बाहर 25, 25। 125 25 इंटू 5, 25 इंटू 25, 25 स्क्वायर, 25 आउटसाइड। इनसाइड यू हैव 5 एंड 10 स्क्वायर का रूट इज 10। गया 1 जा और 5 जा। तो व्हाट इज a? 1/10। a is how much? 1/10। What is 1/10? 0.1।
0.1 नहीं आ रहा। कुछ रह गया क्या? हाँ 1/, सॉरी, हाँ ये 5 रह गया ना, 1/50, ये 5 रह गया। वो रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम होता ही रहता है। 1/50, आई डोंट सी थिंग्स वेरी क्लियरली फ्रॉम दिस एंगल। एनीवेज ठीक है, अभी तो आ गया। ये मीटर में है कि नहीं? मीटर में है। ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? तो कितना आएगा? 2। तो आंसर इज 2 सेंटीमीटर। 2 है, यस। वेरीफाई कर लो, इज इट सी? वन लास्ट क्वेश्चन। 2019, अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इट इज वेरी रिसेंट। 2019 इज ऑफ कोर्स जस्ट 5 years बैक, और थोड़ा सा हटके है, तो कर लेंगे सॉल्व। अब पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय x ऑफ t इक्वल टू a sin pi t by 90। द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 210 सेकंड विल बी। सबसे पहले यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल। काइनेटिक टू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ, k/2 हो गया कैंसल। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सीईटी में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, इसके लिए क्वेश्चन लेना जरूरी भी था। तो यू हैव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस, बराबर सही है? यस नो यस? यस। इसका मतलब तुमको काइनेटिक बाय पोटेंशियल का रेशियो चाहिए, तो अल्टीमेटली यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट a by x, a by x, बस, बाकी कुछ नहीं। तो a by x मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी a by x कैसे फाइंड करोगे? तुमको ना टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट दिया है x इक्वल्स टू a साइन पाई t बाई 90, बोला ना ऐसा? यस। और t की वैल्यू दी है 210, तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 210 सेकेंड विल बी a साइन पाई अपॉन 90, और t इज 210। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा 3 तो 7 पाई बाई 3। जब भी 7 पाई बाई 3 ऐसा कुछ दिखे तो यू हैव टू जस्ट स्प्लिट दिस। किसमें स्प्लिट करना पड़ेगा इसको? 2 पाई प्लस समथिंग, क्योंकि यू रिमेंबर साइन का और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 6 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। तो इसलिए कभी भी 2 पाई के टर्म्स में लाना, तो 7 पाई बाई 3 को मैं 6 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 लिखने वाला हूँ, क्योंकि 7 पाई बाई 3 है ये। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 3, एंड यू नो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा है साइन थीटा, तो a साइन पाई बाई 3। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो तुमको पता होना चाहिए। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 3? √3/2। तो x इक्वल्स टू a √3/2। You wanted to have a by x, so a by x is 2/√3. So you get from here a by x as 2/√3, इक्वेशन नंबर 2। चलो स्क्वायर ही कर लेते हैं, बेटर ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो यू हैव a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9, 4/3, गुड। So therefore you have kinetic by potential is a square by x square minus 1. So you will get this as 4/3 minus 1, that is 1/3. So required ratio is 1/3. Option C. So with this oscillation chapter हो गया खत्म।